हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे फिर से एक ऐसे टॉपिक को जिसमें आप लोगों को लगता है कि यार मैम पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, हम लोग कैसे करेंगे। तो आई एम डैम श्योर जैसे आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आप लोग कैसे थे, स्टार्टिंग में आप लोगों को डर लगता था, लेकिन एंडिंग तक आते आते जैसे जैसे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा आप सबको खुद में अपने आप कॉन्फिडेंस आ गया और क्वेश्चंस भी बनने लग गए। ठीक है, सेम उसी तरीके से आपके साथ प्रोबेबिलिटी में भी होने वाला है। यहाँ पे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रोबेबिलिटी में कंफ्यूजन होता होगा कि यार मैम यहाँ पे पता नहीं किस तरीके से हमारा आंसर हम लोग सही अप्रोच कर रहे हैं लेकिन फिर भी गलत आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी हेल्प से हम यहाँ पे पढ़ेंगे और यहाँ पे समझेंगे कि बेसिकली आपके पास प्रोबेबिलिटी में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें हमें एक्चुअली अप्रोच किस तरीके से करना चाहिए ताकि हमारे सारे क्वेश्चंस क्या हो, इजीली सॉल्व हो जाए विद एक्यूरेसी। तो वही सारी चीजें समझने के लिए तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे प्रोबेबिलिटी को। तो प्रोबेबिलिटी नॉर्मली होता क्या लगता है, क्या होता है प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी होता है ऑल पॉसिबल आउटकम्स या फिर ऑल पॉसिबल चांसेस, ऑल पॉसिबल चांसेस ऑफ एन इवेंट, ऑफ एन या फिर ऑफ अ हैपनिंग इवेंट। मतलब कोई भी इवेंट हो रहा है उसके क्या क्या चांसेस है, क्या क्या हो सकते हैं, वो सारी चीजें हमारी पॉसिबिलिटी। अब जैसे हम लोग बोलते हैं यार शाम में बारिश हो सकती है, मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी, हम फिक्स थोड़ी कह रहे कि शाम में बारिश होगी। अब मैं कहूंगी कि यार आज, अगर जैसे आपको भी पता है अमावस्या भी होती है तो पूर्णिमा भी होती है। ठीक है, अभी मुझे नहीं पता यार अमावस्या है पूर्णिमा है, मतलब फुल मून है या फिर डार्क है। ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं बोल दूंगी आज से 4 दिन बाद क्या है, आज से 4 दिन बाद फुल मून है। ठीक है, अब यहां पे मैं कुछ चीज ऐसी बोलूंगी कि जो फिक्स है, कि मतलब जो होगी। अब मान लिया कि अगर 4 दिन बाद फुल मून आएगा तो मेरी बात तो सच हो जाएगी और मुझे सब क्या कहेंगे, ओहो मैम तो बहुत बिल्कुल सही डेटा बताती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास इवेंट्स होते हैं ना, या फिर जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, अब जैसे कॉइन है, यहाँ पे मेरे पास एक कॉइन है, देखो ये रहा। अब कॉइन में आपके पास यहाँ पे हेड्स और टेल दोनों होते हैं। अगर अभी मैं इस कॉइन को टॉस करूं तो क्या मैं फिक्स बता सकती हूँ कि अगर मैं इसको टॉस करूंगी तो मेरे पास हेड्स ही आएगा या फिर मैं इसको टॉस करूंगी तो मेरे पास टेल ही आएगा? ऐसा मैं बता सकती हूँ क्या? नहीं, मैं नहीं बता सकती। मतलब यहाँ पे जो मैं डिफरेंट डिफरेंट बातें कर रही हूँ, अब जैसे मेरे पास मान लेते हैं, मेरे पास यहाँ पे एक विक्स भी है। कहाँ गई हमारी विक्स? ये रही, देखो ये मेरे पास एक विक्स भी है। ठीक है, अगर मैं इस विक्स को भी उछालूं, ठीक है, अब मुझे पता है कि विक्स का लेवल यहाँ पे आएगा कि प्रिंटेड साइड आएगी। देखो इस बार लेबल है, हो सकता था प्रिंटेड साइड भी आ जाती, लेकिन क्या मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ क्या कि यार मेरे पास कुछ डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है, कुछ मेरे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं। अभी एक्सपेरिमेंट क्या है, तो देखो अभी मैंने कॉइन उछालने की बात की, अभी मैंने विक्स को उछालने की बात की, अभी मैंने चंद्रमा के बारे में बात की, तो ये सारी चीजें, अभी मैंने बारिश आने की बात की। ठीक है, अभी अगर मैं मेरे वीक्स की बात करूं तो मुझे पता है संडे के बाद मंडे आएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे ही आएगा, ट्यूसडे के बाद थर्सडे, वेडनेसडे और थर्सडे ही आएगा। अब मैंने कह दिया यार मान लेते हैं आज संडे, ठीक है, मैंने कह दिया कि परसों क्या है, परसों तो ट्यूसडे है। ये क्या है? अब ये बोलने को तो एक्सपेरिमेंट है, लेकिन है क्या? ये मेरे डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है। मुझे यहाँ पे आउटकम्स पता है, आउटकम्स पहले से क्या है, फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होता है। लेकिन यही अगर मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करूं, रैंडम एक्सपेरिमेंट जैसे कॉइन को उछालना, जहां पे मुझे पॉसिबल आउटकम पता है क्या, या फिर तो हेड्स आएगा या फिर टेल्स आएगा, लेकिन हेड्स ही आएगा ये मैं नहीं बोल सकती, या फिर टेल ही आएगा ये भी मैं नहीं बोल सकती। तो देखो यहां पे हमारे पास एक टर्म आती है जिस टर्म को हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं? जब भी हम लोग कुछ चीज को टेस्ट करते हैं। अब जैसे यार हम लोग कॉइन को उछालना भी क्या कर रहे हैं, एक तरह का टेस्ट ही है ना। तो देखो एक्सपेरिमेंट हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, और दूसरे आपके होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब यहां पे डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या होता है, हमारे जो रिजल्ट होते हैं, या जिन्हें आप क्या बोल सकते हैं, आउटकम्स बोल सकते हैं, जिन्हें आप क्या बोल सकते हैं, आउटकम्स बोल सकते हैं। ये क्या होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं।
ये क्या होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं आपके वीक्स का, ठीक है, वीक में डेज का, डेज क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अब ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि यार मंडे के बाद डायरेक्ट आपका सैटरडे आ जाएगा या संडे आ जाएगा। हम लोग चाहते तो बहुत है क्या 5 डे वीक का जो हमारा कॉन्सेप्ट चलता है कि हम मंडे के बाद डायरेक्ट सैटरडे संडे आ जाए और हम लोग आराम करें, नहीं, बेसिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके यहाँ पे चीजें फिक्स है कि मंडे के बाद ट्यूसडे ही आएगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे ही आएगा, वेडनेसडे के बाद थर्सडे ही आएगा, थर्सडे के बाद फ्राइडे और फिर आपका सैटरडे आएगा, ठीक है। यही अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो आपका रिजल्ट या आउटकम होता है ना, ये आपका फिक्स्ड नहीं होता है। आउटकम ये है आपका, ये फिक्स्ड नहीं होता है। आपको सारे पॉसिबल आउटकम जरूर पता होते हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पे फिक्स्ड आउटकम नहीं होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि एक इवेंट, यहाँ पे एक वर्ड और आया इवेंट। बेसिकली इवेंट क्या है, तो जैसे अभी मैंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में बेसिकली मैं क्या ही कर रही हूं, मैं यहाँ पे मेरे इवेंट्स ही देख रही हूं। एक्सपेरिमेंट में मैं क्या कर रही हूं, एक्सपेरिमेंट में मेरे इवेंट्स ही देख रही हूं। जैसे मान लेते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट में मैंने एक कॉइन को टॉस किया, मैंने क्या किया, एक कॉइन को टॉस किया। अब यहाँ पे मुझे ये पता है या फिर तो हेड्स आ सकता है या फिर टेल्स आ सकता है, लेकिन हेड्स ही आएगा या टेल्स ही आएगा, ये आप बता सकते हो क्या, नहीं, ठीक है, ये हम नहीं बता सकते, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा हमारे और इवेंट्स को समझते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कॉइन की, ठीक है, हम लोग किसकी बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कॉइन की। अब जब हम यहाँ पे कॉइन की बात करते हैं ना, तो हमारे पास मेनली दो तरीके के कॉइन होते हैं, एक होता है हमारा बायस्ड कॉइन और एक होता है हमारा अनबायस्ड कॉइन। एक होता है हमारा अनबायस्ड कॉइन और दूसरा हमारा यहाँ पे होता है बायस्ड कॉइन। दूसरा हमारा क्या होता है, बायस्ड कॉइन। अनबायस्ड कॉइन को आप फेयर कॉइन भी बोल सकते हैं। आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फेयर कॉइन भी बोल सकते हैं। जबकि जो आपका बायस्ड कॉइन होता है वो आपका अनफेयर कॉइन होता है। यहां पे नाम से आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि यार हम लोग क्या बात करना चाह रहे हैं, क्या बायस्ड कॉइन क्या है, अनबायस्ड कॉइन क्या है, या फिर फेयर कॉइन अनफेयर कॉइन क्या है, इतना थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा। देखो, बायस्ड कॉइन का मतलब है जैसे जो हमारे पास इस तरह के कॉइन्स हमारे पास नॉर्मली अवेलेबल होते हैं, ये हमारे क्या है, ये हमारे अनबायस्ड कॉइन है, या जिसे मैं बोल सकती हूँ फेयर कॉइन है। देखो, एक साइड आपके पास हेड्स है तो दूसरी तरफ आपके पास टेल्स है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि कॉइन में हमें नॉर्मली पॉसिबिलिटीज क्या होती है, तो आप बोलोगे मैम आपके पास या फिर तो हेड्स आ सकता है, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो, एच बोलते हो, या फिर आपके पास क्या आ सकता है, आपके पास टेल्स आ सकता है, जिसे आप क्या बोलते हो, टी बोलते हो, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप कहते हो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी, आपके पास बेसिकली कितने इवेंट्स है, 2 इवेंट्स है टोटल, इनमें से आप एक की बात कर रहे हो, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ। जबकि अगर मैं आपसे टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी पूछूं तो टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी अभी आपके पास कितनी है, हाफ। दैट मीन्स यहाँ पे दोनों की प्रोबेबिलिटीज क्या है, यहाँ पे दोनों की प्रोबेबिलिटीज आपके पास इक्वल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स एज वेल एज प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स आपके पास क्या इक्वल है। यही अगर मैं बायस्ड कॉइन की बात करूं तो देखो, यहां पे अगर टेल्स है तो यहां पे भी हो सकता है टेल्स हो, या फिर कॉइन कुछ इस तरीके का बना हुआ हो कि वहां पर आपके पास क्या हो, आपके पास हेड्स आने की या फिर आपके पास टेल्स आने की प्रोबेबिलिटीज क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो। जैसे मैं मान लेती हूं कि यहां पे भी आपके पास क्या होगा, यहां पे भी आपके पास हो सकता है हेड्स हो, और हो सकता है कि दूसरा भी आपके पास क्या हो, हेड्स ही हो, ठीक है। एक हो सकता है यार कि आपके पास यहां पे टेल्स हो सकता है दूसरी साइड भी आपके पास क्या हो, टेल्स ही हो। एक ये हो सकता है कि यार आपके पास यहां पे हेड्स हो, और दूसरा आपके पास हो सकता है कि क्या हो, टेल्स हो। लेकिन यहां पे क्या होगी, यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो जो नॉर्मल हमारे आउटकम्स होते हैं वैसे हमें नहीं मिलेंगे। यहां पे मान लेते हैं कि यार हेड्स होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड्स होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 और यहां पे टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.8। यहां पे कितनी है, 0.8। तो क्या यहां पे हेड्स और टेल आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है क्या, तो हमने कहा नहीं, हेड्स और टेल आने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है।
यहाँ पे हेड्स और टेल आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है। ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे कॉइन का देखा, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे डाइस और जो हमारे नॉर्मली बाकी इवेंट्स होते हैं, जैसे हमारे पास कार्ड्स हो गए, उसमें होता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाता है वो आपसे या फिर तो कॉइन के पूछे जाएंगे, डाइस के पूछे जाएंगे या फिर प्लेइंग कार्ड्स के पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर आपसे कुछ और पूछ भी लिया जाता है तो उसके रिगार्डिंग डेटा आपको गिवन होता है। ठीक है, चले आगे चलो। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं थोड़ी सी, यहाँ पे हम कॉइन का लिख लेते हैं। नॉर्मली अगर आपने यहाँ पे देखा तो इस डेटा को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ये डेटा आपके थोड़े काम में आने वाला है। आपके कौन सा? अनबायस्ड कॉइन का। ठीक है, और अगर आपको सिर्फ कॉइन दे रखा है, ठीक है, सिर्फ कॉइन दे रखा है, तो हम नॉर्मली बाय डिफॉल्ट अनबायस्ड कॉइन ही मानते हैं, अनटिल अनलेस हमें या फिर तो प्रोबेबिलिटी सेपरेटली गिवन ना हो या फिर क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि हमारे पास क्या है, अनबायस्ड कॉइन है। क्लियर? सॉरी, हमारे पास बायस्ड कॉइन ना है। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अब हम यहां पे बात करते हैं थोड़ी सी डाइस की। डाइस आपके पास पता है, आपके पास हम सबने डाइस खेली होती है। हमारे पास डाइस कुछ इस तरीके से दिखती है। ये हमारी क्या है? दिस इज आवर डाइस। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे डाइस की बात करें, ठीक है, डाइस की बात करें तो यहाँ पे हम लोग कुछ 6 फेसेस की बात कर लेते हैं। 6 फेस होता है ना डाइस में, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये मेरे 6 फेसेस हैं। इसमें हो सकता है या फिर तो आपके पास क्या हो, नंबर्स हो कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, या फिर तो इस तरीके के नंबर्स हो, या फिर आपके पास कुछ इस तरीके की डॉट्स हो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके के डॉट्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपके पास जो आपकी डाइस है ये अनबायस्ड है, मतलब अगर आपकी प्रॉपर डाइस है, तो इन सबकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 दैट इज इक्वल्स टू 1/6। 6 फेसेस है ना, 6 में से हमें सिर्फ एक चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 दैट इज अगेन 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 that is again equal to 1/6. Probability of getting 4 that is again equal to 1/6. Similarly, probability of getting 5 that is equals to again 1/6 and probability of 6 that is again 1/6. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर जो मेरी डाइस है वो अनबायस्ड डाइस है, अनबायस्ड डाइस है, तो यहां पे मेरी क्या होगी, अनबायस्ड डाइस में मेरे सारे इवेंट्स की ये 1 आना, 2 आना, 3 आना, ये बेसिकली क्या है, ये सारे इवेंट्स हैं। ठीक है, ये सारे आपके क्या है, ये सारे आपके इवेंट्स हैं। तो इन सब की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, वो इक्वल होगी। वो क्या होगी, वो आपकी इक्वल होगी। अगेन व्हाट आई एम सेइंग कि यार हम डाइस को उछाल रहे हैं, ठीक है, हम डाइस को या फिर फेंक रहे हैं या फिर डाइस को हम रोल कर रहे हैं, ये हमारा इवेंट है, लेकिन इसमें 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, ये सारे हमारे क्या है, ये सारे हमारे इवेंट्स हैं। ठीक है, अब इसमें जो इवेंट्स की हम बात करते हैं ना, तो इवेंट्स में हमारे पास कुछ तो फेवरेबल इवेंट्स होते हैं और कुछ नॉन फेवरेबल इवेंट्स, या फिर हमारे जो हमें रिक्वायरमेंट नहीं होते वो भी होते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में हम और ज्यादा डिस्कशन करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमारी सारी प्रोबेबिलिटीज इक्वल आई, तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं इक्वल प्रोबेबिलिटीज, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं, इक्वल प्रोबेबिलिटी। इस तरीके से लिख के अभी छोड़ सकते हैं आप लोग, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इक्वल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे छोड़ के रख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन नहीं लिखवा रही कि बेसिकली इवेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है, बस मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ क्योंकि थ्योरी हमसे कोई नहीं पूछने वाला है, बेसिकली आपसे सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर्स पे डील करवाया जाएगा, आपको ये चीजें कितने अच्छे से समझ में आती है इस पर डील करवाया जाएगा। अब आपने ये कहा कि मैम जब हम कॉइन की बात करते, प्रीवियस
पे हम जब कॉइन की बात कर रहे थे तो कॉइन में हमने ये देखा यार या फिर तो हमारे पास हेड्स आ रहे हैं या फिर हमारे पास टेल्स आ रहे हैं। हम अनबायस्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, बायस्ड की हम लोग इतनी बात नहीं करते हैं। यहां पे आपने ये देखा कि मैम डाइस में आपके पास 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो ये सारी चीजें मैम है क्या? तो देखो बेसिकली यहां पे आपके नाम आता है एक सैंपल स्पेस का। आपके पास नाम क्या आता है? आपके पास नाम आता है सैंपल स्पेस का, जिसे हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, हम जिसे कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। बेसिकली सैंपल स्पेस में आपके ऑल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिखे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कॉइन की बात करें, हम यहां पे अगर एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? इसका सैंपल स्पेस होगा हेड्स और टेल। क्या या फिर तो हेड्स आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे 1 डाई की बात कर रही हूं, ठीक है, 1 डाइस की बात कर रही हूं तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? आपने कहा या फिर तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है, ठीक है। अब आपने कहा मैम मान लेते हैं कि आपने एक कॉइन की जगह 2 कॉइन टॉस किए, तब हम सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे? तो देखो सैंपल स्पेस लिखना भी बहुत इजी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप में से आता भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता है तो उनके लिए यहाँ पे हम लोग एक टी अप्रोच भी देख लेते हैं जिसकी हेल्प से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखो अगर आपने 2 कॉइन्स टॉस किए, अगर आपने 2 कॉइन टॉस किए तो आपकी जो सैंपल स्पेस है वो कैसे बनेगी? तो देखो आप यहां पे इस तरीके से लिखो, आपके पास 2 कॉइन है ना, तो पहले कॉइन 1 को अगर आप टॉस करते हो तो आपके पास या फिर तो हेड्स आ सकता है या फिर आपके पास टेल्स आ सकता है, ठीक है। फिर अगर आप कॉइन 2 को टॉस करते हो तो कॉइन 2 टॉस कब होगा? जब आप 1 को कर चुके हो, या फिर आप कॉइन को अगर 2 बार टॉस कर रहे हो तो आपने पहली बार टॉस किया तो आपके पास ये पॉसिबल आउटकम्स है। इसके बाद हो सकता है कि वापस से आपको हेड्स मिल जाए या फिर हो सकता है कि आपको टेल्स मिल जाए। उसके बाद सिमिलरली जैसे हमारे पास टेल्स है तो उसमें हमें ये भी तो हो सकता है ना कि हो सकता है कि पहले जब मैंने टेल्स किया था अब मुझे हेड्स मिल जाए या फिर अब मुझे टेल्स मिल जाए। तो ये जो कॉम्बिनेशंस आपके पास आ रहे हैं ना, बस यहाँ पे लिख दो। देखो हेड्स हेड्स आया, हेड्स हेड्स, हेड्स टेल, टेल्स हेड्स एंड टेल टेल, ये आपके क्या हो गए? ये आपके पॉसिबल आउटकम्स हो गए। तो सैंपल स्पेस हमारी क्या हो जाएगी? हेड्स हेड्स, हेड्स टेल, टेल हेड्स, टेल टेल, ठीक है। मान लो मैंने यहां पे कॉइन को 3 बार टॉस किया, मैंने यहां पे कॉइन को 3 टॉसेस, ठीक है, तो सैंपल स्पेस मेरी क्या बन जाएगी? तो देखो आपने कहा सैंपल स्पेस में हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तीसरा कॉइन है तो फिर यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएंगे? यहाँ पे ब्रांचेस हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं हम लोग इसको तो हटाते हैं यहाँ पे से, ठीक है, और तीसरा कॉइन हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, कॉइन थर्ड। तो आपने कहा यहाँ पे या फिर तो आपके पास हेड्स हो सकता है, देखो यहाँ पे छोटा बनाते हैं, हेड्स हो सकता है, टेल्स हो सकता है, 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 ठीक है। तो यहाँ पे देखो हेड्स हेड्स हेड्स, तो पहला आउटकम आया आपके पास हेड हेड हेड, दूसरा है हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, फिर आया हेड टेल हेड, देन आपके पास आया हेड टेल टेल, फिर आपके पास आया टेल हेड हेड, फिर आया आपके पास टेल हेड टेल, फिर आपके पास क्या है? टेल टेल हेड और टेल टेल टेल, टेल टेल टेल। तो ये सारे आपके क्या है? ये सारे आपके सैंपल स्पेस है किसके? अगर आपने 3 बार टॉस किया तो, अगर आपने क्या किया? अगर आपने 3 बार टॉस किया तो, ठीक है। अब यहां पे हमने ये माना कि जब हम यहाँ पे सैंपल स्पेसेस देख रहे हैं, अभी हम 2 डाइस 3 डाइस का भी देख लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज ये देखी कि जो हमारे इवेंट्स हैं, इवेंट्स में हमें क्या चाहिए? या फिर तो हमें हेड चाहिए या फिर टेल चाहिए, मतलब हमें पूरा सैंपल स्पेस नहीं चाहिए। तो हम लोग ये बोल सकते हैं बेसिकली जो हमारा इवेंट है,
इवेंट हमारा क्या है? इवेंट इज अ सबसेट ऑफ, इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ये आपके जो सैंपल स्पेस आपके पास अवेलेबल है ना, उसका ही क्या है? एक सबसेट है। अब जैसे इवेंट, अगर मुझे हेड चाहिए तो हेड मेरे पास इस सैंपल स्पेस में है। अगर मुझे हेड टेल हेड चाहिए तो ये भी मेरे पास सैंपल स्पेस में है। मतलब जो इवेंट मैं डिजायर कर रही हूं वो सारे के सारे मेरे सैंपल स्पेसेस में अवेलेबल है। वो मेरे क्या है? वो मेरे सैंपल स्पेसेस में अवेलेबल है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि यार इवेंट, अगर मैं किसी भी इवेंट के बारे में बात कर रही हूँ तो वो बेसिकली क्या है? वो बेसिकली मेरे सैंपल स्पेस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इवेंट इज नथिंग बट इवेंट इज अ सैंपल स्पेस। इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट बेसिकली आपका क्या होता है? इवेंट होता है आपका डिजायर्ड आउटकम। इवेंट आपका क्या होता है? आपका इवेंट होता है डिजायर्ड आउटकम। ठीक है, इवेंट आपका क्या होता है? इवेंट इज नथिंग बट इवेंट इज योर डिजायर्ड आउटकम। क्या इतनी चीज समझ में आई? अभी तक अगर हमें यहाँ पे सिर्फ थ्योरी थोड़ी बहुत समझ में आ रही है तो हम बहुत इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हम और बात करेंगे डाइसेस के बारे में, थोड़ी और बात करेंगे क्योंकि डाइसेस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपके पास इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी हम यहाँ पे बात करते हैं बेसिकली प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो अगेन मैं डेफिनेशन तो नहीं लिखवाने वाली आपको क्योंकि डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट है नहीं। तो प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट योर फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, या जिसे आप अपनी सैंपल स्पेस भी लिख सकते हैं, या जिसे आप सैंपल स्पेस भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं, अगर मैं यहां पे फॉर्मूला फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकती हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट ई दैट इज नथिंग बट द मे फेवरेबल इवेंट्स, नंबर ऑफ मेरे फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय द टोटल सैंपल स्पेस। टोटल सैंपल स्पेस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्या ये चीज समझ में आई कि यहां पर हमारे पास अगर हमें कभी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम, और जो आपके कहां पे होता है? सैंपल स्पेस में अवेलेबल होता है। अगर यहीं पे अगर आपसे मैं ये पूछना चाहूं कि टोटल प्रोबेबिलिटी होती कितनी है? टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी हमेशा इक्वल होती है 1 के। इस चीज का ध्यान रखिएगा। योर टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू व्हाट? ऑलवेज इक्वल्स टू 1। टोटल प्रोबेबिलिटी जो आपकी होती है दैट इज इक्वल्स टू 1। तो मैम फिर यहाँ पे पीई है, ये क्या टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं है क्या? नो, दिस इज नॉट द टोटल प्रोबेबिलिटी। ये जो पीई है दैट इज लाई इन बिटवीन 0 and 1, दैट इज लाई इन बिटवीन 0 and 1। ठीक है, दैट इज लाइन बिटवीन 0 and 1। अगर आप परसेंटेज की बात करना चाहते हैं तो 0% से लेके ये आपकी जो प्रोबेबिलिटी है ये लाई करती है 100% के बीच में। लेकिन क्या ये टोटल प्रोबेबिलिटी है क्या? तो ये हम नहीं कह सकते, ये हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? थोड़ा सा खुद सोचो। आप यहां पे देखो, यहां पे आपने कहा कि प्रोबेबिलिटी में आप जो डिवाइड में ले रहे हो वो आपका टोटल सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस में आपके पास टोटल 2 इवेंट्स है। सैंपल स्पेस में टोटल 2 इवेंट्स है। मान लेते हैं हमें सिर्फ टेल्स चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ टेल्स चाहिए। तो इस हेड्स का क्या होगा? हेड्स आपकी वो प्रोबेबिलिटी है जो आपको नहीं चाहिए। हेड्स आपकी क्या है? हेड्स आपकी वो प्रोबेबिलिटी है जो आपको नहीं चाहिए। तो अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी लिखना चाहती हूँ तो टोटल प्रोबेबिलिटी मैं ये लिख सकती हूँ, probability of event E, that's what we want, or our desirable event, plus probability of not E, and that is equals to 1, and that is equals to 1। इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस चीज का भी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बेसिकली आपका यहाँ पर जो हमें प्रोबेबिलिटी दी गई होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी ये होती है कि आपके फेवरेबल इवेंट और जो आपको नहीं चाहिए उसके इक्वल। ठीक है, तो यहां पे पीई क्या है? पीई है आपका डिजायर्ड इवेंट। पीई क्या है?
PE है आपका डिजायर्ड इवेंट, या फिर आप बोल सकते हैं आपका हैपनिंग इवेंट, जो आपको चाहिए, हैपनिंग इवेंट, ठीक है। और जो PE नॉट है, ठीक है, दिस इज नॉट हैपनिंग इवेंट, जो हमें नहीं चाहिए, नॉट हैपनिंग इवेंट। क्या इतनी चीज समझ में आई? क्या इतनी चीज समझ में आई? चल सकते हैं आगे? चलो अब आगे चलते हैं। देखो अब अगर हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये स्लाइड एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजें लिख लेना, और ये सारी वैल्यूज भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। और टोटल प्रोबेबिलिटी का हमेशा जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है, या फिर आप इसे बोल सकते हैं किसके इक्वल होता है, 100% के इक्वल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे थोड़ी सी डाइसेस की, जो हमारे सैंपल स्पेस में रह गई थी। तो हमने वहां पे एक डाइस की तो देख ली। अब मान लिया कि यार जो मैं थ्रो कर रही हूं वो मैं 2 डाइसेस को कर रही हूं, मैं 2 डाइस को थ्रो कर रही हूं, तो जो मेरा सैंपल स्पेस है वो क्या बनेगा? तो देखो मेरा जो पॉसिबल सैंपल स्पेस है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये मैं क्यों लिखवा रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना, आगे बहुत काम आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे बार बार इसे यूज करने वाले हैं। तो देखो आपने कहा सैंपल स्पेस में आपके पास मिल सकता है आपको 1,1, 1,2 मिल सकता है, 1,3 मिल सकता है, 1,4 मिल सकता है, 1,5 मिल सकता है, 1,6 मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको 2,1 मिल सकता है, 2,2 मिल सकता है, 2,3 मिल सकता है, 2,4 मिल सकता है, 2,5 मिल सकता है, 2,6 मिल सकता है। इसके अलावा 3,1 मिल सकता है, 3,2 मिल सकता है, 3,3 मिल सकता है, 3,4 मिल सकता है, 3,5 मिल सकता है, 3,6 मिल सकता है। इसके अलावा 4,1 मिल सकता है, 4,2 मिल सकता है, 4,3 मिल सकता है, 4,4 मिल सकता है, 4,5 मिल सकता है, 4,6 मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे आपको 5,1 मिल सकता है, 5,2 मिल सकता है, 5,3 मिल सकता है, 5,4 मिल सकता है, 5,6 मिल सकता है, नहीं 5,5 कहाँ गया हमारा, 5,5 मिल सकता है, या फिर 5,6 मिल सकता है। इसके अलावा आपको 6,1 मिल सकता है, 6,2 मिल सकता है, 6,3 मिल सकता है, 6,4 मिल सकता है, 6,5 मिल सकता है, 6,6 मिल सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मिल सकती है। मतलब टोटल आपके पास कितने हो गए? 6 क्रॉस 6, मतलब आपके पास 36 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। अगर आप 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं तो 6 पॉसिबल आउटकम्स आपके पास हो सकते हैं। ये हमने कैसे निकाला? तो देखो अगर 2 डाइसेस हैं तो एक डाइस में आपके पास 6 आउटकम्स है, तो 2 में कितने होंगे? 6 क्रॉस 6, कितने होंगे? 6 क्रॉस 6 आपके पास आउटकम्स होंगे। आपके पास कितने होंगे? 6 क्रॉस 6 आउटकम्स होंगे। इसी तरीके से आप अगर इसको यहां पे देखोगे तो बेसिकली जितने आउटकम्स आपके पास एक में हैं 2 की पावर n, और ये n क्या है? n आपको बता रहा है n इज नंबर ऑफ थ्रोज, n इज नंबर ऑफ थ्रो या फिर नंबर ऑफ रोल्ड, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कॉइन पे भी थोड़ा सा नोटिस करेंगे, हमारे कॉइन का है यहाँ पे, देखो यहां पे आपने देखा आपके पास टोटल 4 आउटकम्स है, यहाँ पे टोटल 8 आउटकम्स है, यहाँ पे टोटल 2 आउटकम्स है, ठीक है। तो आपने ये देखा जब हम बात कर रहे हैं कॉइन की, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉइन की, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कॉइन में अगर मैं n टॉसेस ले रही हूं, ठीक है, अगर मैं n टॉसेस ले रही हूं तो जो नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n, दैट इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहां पे देखो आपने 3 टॉस किए, 3 टॉस किए तो 2 टू द पावर, इसको आप 2 टू द पावर 3 लिख सकते हो, हाँ।
इसे आपने 2 बार टॉस किया, 2 टू द पावर 2 लिख सकते हो, हाँ। इसे आप 2 टू द पावर 1 लिख सकते हो, हाँ। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे डाइस की बात करती हूँ, ठीक है, डाइस की बात करती हूं, और यहां पे अगर मैं एन थ्रो की बात करती हूं, या फिर मैं यहां पे एन रोल्स की बात करती हूं कि मैंने इतनी बार रोल किया, तो यहां पे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? पॉसिबल आउटकम्स दैट इज इक्वल्स टू 6 टू द पावर n, दैट इज इक्वल्स टू 6 टू द पावर n। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई कि यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आएगा 6 टू द पावर n। क्लियर? चले आगे, इतना समझ में आया ना? चलो अब आगे चलते हैं। अब हमने यहाँ पे कहां तक कवर कर लिया? हमने यहाँ पे हमारे इस पॉइंट तक कवर कर लिया। अब हम यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका सम का। तो देखो, जब आपने 1 + 1 किया, यहाँ पे आपको सम कितना मिला? सम मिला 2। जब आपने 2 + 1 और 1 + 2 किया, आपको सम कितना मिला? 3। तो इस तरीके से आप पे सम पे भी आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा। फिर यहां पे आपको सम कितना मिला? सम मिला 4। ठीक है, यहां पे सम आपको कितना मिला? सम मिला आपके पास 5। ठीक है, यहां पे अगर आप सम की बात करोगे तो यहां पे आपको सम कितना मिला? 6। सिमिलरली अगर यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे सम कितना मिला? यहां पे मिला सम 7। ठीक है, यहां पे अगर मैं सम की बात करूं तो यहां पे मुझे मिला सम 8। यहां पे सम की बात करूं तो यहां पे सम मिला 9। यहां पे बात करूं तो सम मिला मुझे 10। यहां पे 11 और यहां पे 12। क्या आपने यहां पे एक चीज नोटिस भी की क्या कि पहले हमारे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, आफ्टर दैट फिर से डिक्रीज हुई, आफ्टर दैट फिर से डिक्रीज हुई। तो यहां पे एक टेबल भी बना सकता है इफ वी वांट, क्योंकि यार हमारे यहाँ पे यूज तो आता है। ठीक है, हमारे क्या होता है, हमारे ये चीज यूज तो आती है। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपके यहाँ पे एक टेबल बनाना चाहूं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ये टेबल आपको, ये देखो यहाँ पे क्या बता रही है, यहाँ पे आपको बताएगा आपका सम। ठीक है, सम आपका कितना है, और यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स कि उस पे आपके पास कितने आउटकम्स हैं। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हैं। तो सम आपका कितना हो सकता है? सम आपका 2 से लेके 12 तक है। तो चलो हम लोग यहाँ पे सम का लिखते हैं। सम आपका 2 हो सकता है, सम आपका 3 हो सकता है, सम आपका 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, और सम आपका 12 हो सकता है। ठीक है, जब आपका सम 2 है तब आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? जस्ट 1। जब आपका सम 3 है तब आपके पास कितने आउटकम्स है? 2। जब आपका सम 4 है तब कितने आउटकम्स है? 3। यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 6। अब वापस से देखो डिक्रीज होंगे, अब कितने होंगे? 5, 4, 3, 2, और ये हो गया आपके 1। ठीक है, तो यहां पे ये क्यों लिखा गया अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि ये फ्रीक्वेंसी क्यों लिखवाई गई। अगर आपको ये फ्रीक्वेंसी नहीं भी लिखनी तो आपको यहाँ पे ये आउटकम्स थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि बेसिकली ये आपके काम में आने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज है डाइस से रिलेटेड जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है, वो है आपके सम का। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे अगर आपसे सम पूछा जाता है तो हम लोग यहाँ पे सम नॉर्मली किसी भी आउटकम्स का निकाल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जो ध्यान रखना है वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। मान लेते हैं कि जैसे आपने 1 डाई को थ्रो किया, आपने 1 डाई को थ्रो किया, तो यहाँ पे अगर हम लोग सम की बात करें, ठीक है, तो आपका मिनिमम सम कितना हो सकता है? तो आपने कहा मिनिमम सम आपका हो सकता है 1, कि अगर आपके आउटकम 1 आए तो। लेकिन अगर यहीं पे आपसे मैं मैक्सिमम सम की बात करूं, हम लोग सम की बात करें, तो आपने कहा आपका सम हो सकता है 6, अगर आपके आउटकम 6 आए तो। क्या इतना समझ में आया? क्या इतना समझ में आया? क्या जो हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे सम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम सम पे क्वेश्चन आते हैं। मान लेते हैं यार मैंने यहाँ पे 2 डाइसेस यूज किए, ठीक है, 2 डाइसेस का भी अगर मैं सम करूंगी
तो मिनिमम सम क्या हो सकता है, तो आपने कहा मिनिमम सम होता है, हो सकता है आपके पास 2, अगर आपके पास यहाँ पे आया हो 1,1, ठीक है। तो मैंने कहा फिर मैक्सिमम सम क्या हो सकता है, तो आपने कहा मैक्सिमम सम हो सकता है आपका 12, अगर आपके पास 6,6 आया है तो। हाँ ठीक है। फिर मैंने कहा अगर आपने 3 डाइस थ्रो की है तब, तो आपने कहा 3 डाइस थ्रो की है तो आपके सम में मिनिमम सम क्या हो सकता है, मिनिमम सम आपका हो सकता है 3, कब, जब आपके पास 1,1,1 आया हो, ठीक है। इसके अलावा अगर यहीं पे मैं आपसे पूछूं कि यार आपका मैक्सिमम सम क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम सम आपने बोला आपके पास कितना हो सकता है, 18 हो सकता है, अगर आपके पास आउटकम 6,6,6 आया हो तो, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपने बोला कि मैम अगर हमने 4 डाइसेस थ्रो की है, तो यहां पे अगर आपके सम की बात करते हैं तो आपका मिनिमम सम हो सकता है कितना, मिनिमम सम हो सकता है 4, अगर आपके पास क्या हो 1,1,1,1 आया हो, ठीक है। और अगर आपके यहीं पे हम लोग मैक्सिमम सम की बात करें तो मैक्सिमम सम आपका कितना हो सकता है, जब आपके पास 6,6,6,6 आया हो, और दैट इज नथिंग बट 24। यहीं पे अगर मैं आपसे बात करूं पॉसिबल आउटकम्स की, तो अगर आपके पास एक डाइस है, ठीक है, इसको हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं, इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एक डाइस है तो आपके पॉसिबल आउटकम्स मतलब आपकी सैंपल स्पेस कितने का होगा, तो आपका सैंपल स्पेस होगा 6⁻1 का, ठीक है, दैट मींस 6 ही आउटकम्स होंगे। अगर आपके पास 2 डाइसेस है तो आपका सैंपल स्पेस कितने का बन जाएगा, 6⁻2 का, मतलब टोटल 36 आउटकम्स आपके पास होंगे। अगर आपके पास 3 डाइसेस आप थ्रो कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस कितने का बन जाएगा, सैंपल स्पेस बन जाएगा 6⁻3 का, दैट मींस आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36 को आप यहाँ पे से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड यू विल गेट 216, सॉरी, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे 4 डाइसेस थ्रो करते हो तो आपका सैंपल स्पेस बन जाएगा 6⁴ का, और शायद ये होता है 1296, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा ये, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा जितना है 1296 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स जितने भी आपके सैंपल स्पेस होता है वो, और यहाँ पे समीशन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास इवेंट्स भी होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आपके पास इवेंट होंगे इक्वली लाइकली इवेंट। अब आपके पास यहाँ पे क्या होना आता है, यहाँ पे आपके पास आता है इवेंट्स। मैं आपको अगेन डेफिनेशन नहीं लिखवाने वाली हूँ, बस मैं आपको ओरली समझा रही हूँ कि हमारे पास कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, क्योंकि आप नॉर्मली समझ जाएंगे, आप लोगों ने सबने 11th 12th में ये सारी चीजें पढ़ी हुई है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई है, बस आपको क्या करना है, आपको खुद ही को रिकॉल करना है। तो यहाँ पे आपके पास होता है इक्वली लाइकली इवेंट। आपके पास कौन से होता है, इक्वली लाइकली इवेंट्स। जैसे आपने ये देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हैट्स इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। आपने ये देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एंड इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एंड दे ऑल आर इक्वल टू 1/2। तो ये सारी क्या है, अब यहाँ पे हर किसी इवेंट को पाने की या फिर हर किसी इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी अगर इक्वल होती है तो वो इवेंट्स आपके क्या होते हैं, वो इवेंट्स आपके इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं। वो इवेंट्स आपके क्या होते हैं, वो इवेंट्स आपके इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आते हैं हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ये बोलते हैं कि जब आपके पास इवेंट ए और इवेंट बी में कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे मान लो कि यार मैंने एक कॉइन टॉस किया और मैंने यहाँ पे क्या किया, और मैंने एक डाइस भी थ्रो की, तो क्या इसके जो आउटकम्स है और इसके आउटकम्स है वो सिमिलर है क्या, नहीं। बेसिकली इन दोनों में अगर मैं कुछ कॉमन
ये आपका क्या है, इंटरसेक्शन का साइन। अगर मैं कुछ कॉमन फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगी तो वो क्या होगा, वो आपके नल के इक्वल होगा, मतलब देयर इज नथिंग कॉमन इन बिटवीन दी इवेंट्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एल्जेब्रिक फॉर्मेट में इसे समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक सेट ए है जिसमें आपके पास एलिमेंट्स है 1, 3 एंड 5, एंड आपके पास एक सेट बी है, इसमें आपके पास है 2, 4 एंड 6, राइट। अब अगर आप यहाँ पे A इंटरसेक्शन B लिखना चाहेंगे तो आपके पास क्या है, इनमें दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं, इन दोनों में बेसिकली कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये आपके क्या है, ये आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। यहाँ पे आपके क्या है, ये आपके बेसिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। इसी तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास एक कॉइन आपने टॉस किया, एक आपने कॉइन टॉस किया। अब जब आपने कॉइन टॉस किया तब आपके पास क्या आ सकता है, या फिर तो आपके पास हेड्स आ सकते हैं या फिर टेल्स आ सकता है। अब साथ में क्या कर रहे हो, एक डाइस थ्रो कर रहे हो, क्या उसमें कहीं पे आपको डाइस जब आप थ्रो कर रहे हो तब आपके पास हेड्स या टेल्स आ सकते हैं क्या, नहीं। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या आएंगे, आपके पास यहाँ पे आएगा आपका नल, कि आपके पास यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर, समझ में आया। इसके बाद आपके पास यहाँ पे आता है इंडिपेंडेंट इवेंट। इसके बाद आपके पास यहां पे क्या आता है, इवेंट में नेक्स्ट इवेंट आपके पास आता है इंडिपेंडेंट इवेंट। अब इंडिपेंडेंट इवेंट नाम से समझ में आ रहा है, इंडिपेंडेंट है मतलब आजाद है, आजाद है तो मतलब डिपेंडेंसी किसी पे डिपेंड नहीं करे। अब जैसे मान लो कि यार मैंने कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस किया तो पॉसिबल आउटकम्स है हेड्स या टेल्स, ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स क्या है, हेड्स या टेल्स, इसके अलावा कुछ आ सकता है, नहीं। मान लेते हैं मैंने एक डाइस को भी थ्रो किया, इसके आउटकम्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पॉसिबल आउटकम्स है। अब आपने क्या कहा कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है, कैसे प्रूफ होगा, अब देखो मैंने कॉइन को उछाला, ठीक है, मान लेते हेड्स आया, तो क्या मैं ये डेफिनेटली कह सकती हूँ कि जब मैं डाइस को थ्रो करूंगी तो मेरे पास 1, 2, 3 आएगा, 4, 5, 6 नहीं आ सकता, कह सकती हूँ क्या, नहीं, चाह के भी नहीं कह सकती। मान लो मैंने कॉइन को टॉस किया, मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास टेल्स आ गया, मान लेते हैं क्या मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास टेल्स आ गया, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि यार मेरे पास 4, 5, 6 ही आएंगे, 1, 2, 3 नहीं आ सकते, नहीं, ऐसा तो नहीं है। मतलब कॉइन को टॉस करने के और यहाँ पे डाइस के जो आउटकम्स है वो एक दूसरे पे किसी भी तरीके से डिपेंड नहीं कर रहे हैं, दोनों क्या है, दोनों आपके बेसिकली इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। यहाँ पे क्या है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, ये क्या है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। क्या इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं। मान लो वही प्रीवियस वाला एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास इवेंट ए है, कोई सेट ए जिसमें आपके पास ये 3 एलिमेंट्स हैं, और फिर है आपके पास सेट बी जिसमें आपके पास अगेन ये 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स हैं। अब आपने क्या कहा, अगर आप यहाँ पे ए यूनियन बी लिखते हो, ठीक है, ए यूनियन बी आपका क्या आएगा 1, या फिर एक काम करते हैं सेट को थोड़ा सा बदलते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग यहाँ पे सेट को बदलते हैं, यहाँ पे मैं 5 ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं 6 भी ले लेती हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ए यूनियन बी लिखूंगी तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपके पास ए इंटरसेक्शन बी लिखती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा सिर्फ 5, मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 5। अगर सेट थ्योरी आपको थोड़ी सी ध्यान हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम लोग लिखते हैं, हमारे पास क्या होता है, ए यूनियन बी दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी that is equal minus number of elements which is common in between set A and B। जब अब यही बात हमें प्रोबेबिलिटी के रिस्पेक्ट में लिखने को आ जाती है ना, तो हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A यूनियन B is equals to probability of getting event A plus probability of getting event B minus probability of getting A intersection B। बस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जगह आपकी क्या हो जाती है, प्रोबेबिलिटी हो जाती है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं सॉरी हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको
सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, हम यहाँ पे सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ पे माना कि यार हमारे पास ए और बी दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अगर हमने माना कि ए और बी, अब जैसे यहाँ पे एक ए तो हमने बी माना था ना, एक दूसरा बी हम ये मान लेते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। या फिर अगर आप यहाँ पे इन दोनों के रिस्पेक्ट में लिखना चाहते हैं तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में ज्यादा लिखना बेटर है। अब अगर हमने ये माना क्या ये मेरा सेट ए है और ये मेरा सेट बी है, तो अगर मैं बोल रही हूं इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इफ ए एंड बी आर independent events, then P A intersection B, that is nothing but P A probability of getting event A into probability of getting event B, ये इक्वल हो जाता है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपके यहाँ पे काम आएगा। कब, जब आपके पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, सिर्फ तब, अगर आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तब, ठीक है। तो इसके बाद ये जो फॉर्मूला है ये कैसे चेंज हो जाता है, तो देखो ये जो फॉर्मूला है ये कैसे चेंज हो जाता है, ये कुछ इस तरीके से लिखने में आ जाता है। अगर आपके पास ए और बी आपके क्या है, ए और बी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तब, अगर ए और बी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तब, ठीक है। क्या ये चीज समझ में आई, ठीक है। आप इसको भी क्या कीजिएगा, इसको भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसको भी यहाँ पे क्या कर लो, इसको भी यहाँ पे नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे किसकी, हमारे डिपेंडेंट इवेंट की। एक हमारा क्या है, एक हमारा यहाँ पे डिपेंडेंट इवेंट भी है। अब डिपेंडेंट इवेंट तो नाम से ही बता रहा है क्या है, डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंट इवेंट जो है ये आपको नाम से बता रहा है, कह रहा है कि अकरेंस ऑफ इवेंट ए, ठीक है, वो डिपेंड, मतलब अगर वो आपका हैपन हो गया तो यहाँ पे जो दूसरा इवेंट बी है उसको कहीं ना कहीं उसकी जो डिपेंडेंसी है वो कहां पे डिपेंड कर रही है, वो आपके इवेंट ए के आउटकम पे कर रही है। वो कहां पे कर रही है, वो आपके इवेंट ए के आउटकम पे कर रही है। मान लेते हैं, इसको समझने के लिए मान लेते हैं कि मैंने दो डाइस को रोल किया, मैंने दो डाइसेस को क्या किया, रोल किया, ठीक है। और मैंने क्या कहा कि मुझे जो सम चाहिए ना, सम मुझे 6 चाहिए। सम मुझे क्या चाहिए, सम 6 नहीं, सम तो ज्यादा लेते हैं, सम मुझे 12 चाहिए। मान लेते हैं कि मैंने क्या कहा कि मैंने मेरी दो डाइसेस को रोल किया तो कुछ ना कुछ आउटकम्स आएंगे डेफिनेटली। मैंने ये कह दिया कि यार जो मुझे सम चाहिए ना डाइसेस का वो 12 आना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं कि जो मेरी फर्स्ट डाइस है, फर्स्ट डाइस का जो आउटकम आया है, ठीक है, वो कितना है, वो आया 6। ये मेरा ऑलरेडी हैपेंड है, ये फिक्स्ड है, ये ऑलरेडी हैपेंड, ये हो चुका है, ये चीज हो चुकी है। अब जो मुझे सेकेंड डाइस जो मेरी रोल हुई होगी, अब इसके बाद मेरे क्या है, सेकेंड डाइस जो अभी होनी है, हैव अबाउट टू अकर, अबाउट टू अकर, ठीक है। तो ऐसे में मुझे मेरे सेकेंड डाइस में मेरे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं, या फिर तो मेरे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये मेरे पॉसिबल आउटकम्स है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे सम 12 ही चाहिए और पहली वाली डाइस में मुझे आउटकम 6 आए, तो मेरे पास मजबूरी हो गई, मेरे पास डिपेंडेंसी हो गई कि यार मुझे इसमें भी 6 चाहिए, तभी मेरा ये जो इवेंट है या जो मेरी डिमांड है, जो मेरे डिजायर्ड आउटकम है, वो मुझे मिल पाएगा। अगर 6 के अलावा बाकी सारे आ गए, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो जो मेरा सम है ये 12 के इक्वल नहीं हो पाएगा, तो मुझे मेरा डिजायर्ड आउटकम भी नहीं मिल पाएगा। तो यहां पे क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि जो आपका इवेंट बी है या फिर जो सेकेंड डाइस है, मतलब जो दूसरा आने वाला है, उसकी कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी हो रही, कहां पर, आपके आउटकम नंबर 1 पे या फिर आपके इवेंट नंबर 1 पे। क्या इतना समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि आपको जो सम चाहिए वो 12 तभी आ पाएगा। अब देखो, अगर मैं सिर्फ डाइस सेकेंड को, जो मेरा इवेंट बी है, अगर मैं सिर्फ उसी को अकर करूं या फिर उसी को सिर्फ एग्जीक्यूट करूं, तो क्या मुझे सम 12 मिल पा रहा है क्या? नहीं मिल पा रहा। सम 12 तभी मिल पाएगा जब मेरे पास पहला भी हो
और मेरे पास दूसरा भी हो, सिर्फ एक से मैं यहाँ पे मेरा सम 12 के इक्वल नहीं कर पाऊंगी। क्या इतना डिपेंडेंसी वाला समझ में आया? इंडिपेंडेंट में ये होता है कि दोनों ही चीजें क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। इंडिपेंडेंट में क्या होता है, इंडिपेंडेंट में बेसिकली दोनों ही चीजें अलग अलग होती है, लेकिन डिपेंडेंसी में आपके पास क्या रहेगा, डिपेंडेंसी में आपके पास यहाँ पे दूसरा वाला जो इवेंट होगा, जो मतलब आपके सेकंड नंबर पे जो भी इवेंट अकर हो रहा होगा, उसकी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं आपके इवेंट नंबर 1 पे होगी। तो इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। हम लोग कुछ इस तरीके से हमारे क्या करते हैं, हमारे यहां पर आपकी डिपेंडेंट इवेंट को शो करते हैं। ये किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या ये चीज समझ में आई? इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी of happening event A when event B is already when event B is already occurred, ऑलरेडी अकर्ड। अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बी ए, जो हमारा ये वाला केस है, इसमें हम कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग event B when event A is already occurred। ठीक है, अगर अब हम यहाँ पे थ्योरी की बात करें तो आई गेस हमारी थ्योरी बहुत ज्यादा हो चुकी है, इवन इतनी थ्योरी की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन ये हमारे बेसिक टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें सॉल्व करना है तो वही सीखना है। और यहाँ पे बस आप ध्यान से सुनते जाना, और क्योंकि मुझे इतना विश्वास है कि आप थोड़े से क्वेश्चंस के बाद, तो जब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही होंगी ना, उससे पहले आप लोगों के खुद के आंसर आ चुके होंगे। ठीक है, तो चलो इसी बात पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है, एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन। एक डाई है, अनबायस्ड है, मतलब सबकी जो प्रोबेबिलिटी है, सारे जो इवेंट्स है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स है, सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल। What is the probability of getting an even number, a multiple of 3, an even number or a multiple of 3, an even number and a multiple of 3? ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। चलो देखें, आपको बोला गया एक अनबायस्ड, या फिर आप ये बोल सकते हो कि एक फेयर डाई को आपने थ्रो किया। ठीक है, तो आपने कहा आपका सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 6 to the power 1, दैट मीन्स 6 होंगे। कौन कौन से होंगे अगर लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, आपके पास होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपके पास पॉसिबल आउटकम्स होंगे। पहला बोला गया है कि यार हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम सबको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज नथिंग बट number of elements in our favorable case divided by the total sample space। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला है। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है ये हमें पता चल गया है, अब हमें हमारे डिफरेंट केसेस पे डील करना है। पहला केस दे रखा है, आपको चाहिए एन इवन नंबर, मतलब आपका फेवरेबल कंडीशन क्या है, फेवरेबल कंडीशन है, आपको इवन नंबर चाहिए। अगर मैं यहाँ पे आउटकम्स में से आपके इवन नंबर की बात करूं, ठीक है, तो इवन नंबर आपके पास कौन कौन से इवन नंबर है, 2 4 एंड 6,
यही है ना इवन नंबर, इसके अलावा कोई है क्या? नहीं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर फेवरेबल केस, फेवरेबल केस क्या है? फेवरेबल केस मतलब डिजायर्ड केस, जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें इवन नंबर चाहिए। और हमारे पास कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3। तो आपके पास एन ई की वैल्यू कितनी हो गई? एन ई की वैल्यू हो गई 3, एन एस की वैल्यू है ही हमारे पास। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आंसर आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज नथिंग बट फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस। इसको हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि हम एक बार लिख चुके हैं, तो डायरेक्ट वैल्यूज लिखते हैं। तो आंसर आएगा आपका 3/6, दैट मीन्स 1/2 इज योर करेक्ट आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट का आंसर आपके पास क्या आ गया? फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया आपके पास 1/2। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट हमें क्या बोला गया है? चलो सेकेंड पार्ट को करते हैं। सेकेंड पार्ट बोला गया है अ मल्टीपल ऑफ 3, अ मल्टीपल ऑफ 3। तो आपने कहा आपके फेवरेबल इवेंट्स कौन कौन से? आपने कहा अगर आपको मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए तो 3 और 6, बस यही दो हैं जो आपके 3 के मल्टीपल है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास कितने हो गए? 2। तो अगर मुझे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखनी है तो नाउ आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन द सेम फॉर्मूला अगेन एंड अगेन, तो हम डायरेक्ट वैल्यूज लिखते हैं। फेवरेबल में आपके पास कितने हैं? 2, टोटल कितने हैं? 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/6, दैट मीन्स 1/3 इज योर करेक्ट आंसर। तो सेकेंड पार्ट का आपका आंसर कितना हो गया? सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया 1/3। सेकेंड पार्ट का आंसर कितना हो गया? सेकेंड पार्ट का आपका यहाँ पे आंसर हुआ 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपको बोला गया है एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3। और का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा था ना, हमने अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में याद हो तो और का मतलब पढ़ा था। और का मतलब क्या होता है? या। ठीक है, और एंड आपको क्या होता है? एंड आपको कब यूज करना होता है? देन यू हैव नो चॉइस, देन यू हैव नो चॉइस मतलब इंटरसेक्शन। और का मतलब क्या होता है? यूनियन। ठीक है, तो आपको यहां पे क्या बोला गया? आपको यहां पे बोला गया आपको बताना इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 3। तो आपने कहा आपके पास कौन कौन से? पहले इवन नंबर्स की बात करें। अगर हम लोग यहाँ पे इवन नंबर्स की बात करें तो वो है 2, 4 और 6। और मल्टीपल ऑफ 3 आपके कौन से? 3, 6 ऑलरेडी आ गए तो हम सिर्फ 3 लिख रहे थे। तो आपके पास टोटल है फेवरेबल आउटकम्स 4 आउट ऑफ 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट इज 4/6, दैट मीन्स योर आंसर विल बी 2/3। आपका आंसर कितना हो जाएगा? आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2/3। आंसर कितना है? आंसर है 2/3। क्लियर? चलो आगे। फोर्थ पार्ट आपको क्या बोल रहा है? फोर्थ पार्ट ये बोल रहा है आपको कि आपको इवन नंबर चाहिए एंड मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए। इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए। मतलब आपके पास यहां पे क्या है? आपके पास यहां पे एंड है। आपके पास यहां पे क्या है? आपके पास यहां पे एंड है। मतलब आपको इन दोनों का कॉमन पार्ट चाहिए। आपने कहा एक ही चीज कॉमन है इन दोनों में, देख लो एक ही चीज कॉमन है, दैट इज 6। तो आपका जो डिजायर्ड आउटकम है दैट इज ओनली 6, दैट इज ओनली 6 मतलब 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट आपकी क्या हो जाएगी? आपकी हो जाएगी 1/6। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। लगा इजी? कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्या वो भी क्या इतना ही इजी है? क्या हम इतना ही इजी से बना पा रहे हैं क्या? देखो आपको बोला गया two dice are thrown at simultaneously, find the probability of getting। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अब दोबारा लिखने की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। क्या होता है? डिजायर्ड आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, चलो पहला बोला गया एन इवन नंबर एज अ सम। ठीक है, द सम एज अ प्राइम नंबर। ठीक है, द टोटल ऑफ एटलीस्ट 10। ठीक है, द मल्टीपल ऑफ 2 ऑन डाई 1 एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन डाई 2। अब याद आ रहा है कि इन तीनों पार्ट्स को पढ़ के आपको याद आ रहा है वो टेबल जो हमने बनाई थी? वो टेबल जो हमने बनाई थी कहां बनाई थी? ये वाली। क्या इसको थोड़ा सा रिकॉल कर पा रहे हो? क्या ये टेबल अब हमारे काम में आएगी? है ना, आएगी ना? तो चलो अभी तो हम लोग यहाँ हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं और जहां पे भी रिक्वायर्ड होगा हम इस टेबल को यूज कर लेंगे। तो देखो आपको बोला गया आपके पास 2 डाइसेस है। आपके पास
2 डाइसेस है, तो जो आपका सैंपल स्पेस होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 6 to the power 2, दैट मीन्स आपके पास टोटल 36 डिजायर्ड आउटकम्स होंगे, मतलब डिजायर्ड नहीं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे। अब मैं यहाँ पे पूरी वो टेबल नहीं बनाने वाली, क्योंकि यहाँ पे अगर वो टेबल बना दी तो हमारा पूरा स्पेस गया, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, हमें स्लाइड को यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं, ताकि हम लोग इजीली यहाँ पे क्या कर पाएंगे, इजीली इसको यूज कर पाएंगे, जहां पे भी हमें रिक्वायर्ड होगा हम लोग इसे क्या कर लेंगे, इजीली इसको यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। चलो यहां पर हमें चाहिए ना ये डाइस, चलो देखो ये हो गया, और ये रही हमारी ये वाली स्लाइड। अब आपको बोला गया एन इवन नंबर एज द सम, आपको जो सम चाहिए ना, देखो आपने कहा कि अगर हमारे पास 2 डाइस होती है तो हमारे पास मिनिमम सम, हमें पता है मिनिमम सम आपके पास क्या होता है, मिनिमम सम होता है 2, और जो आपके पास मैक्सिमम सम होता है वो क्या होता है, वो भी होता है आपके पास 12। लेकिन अगर आपको इवन सम चाहिए, फर्स्ट पार्ट आपको क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि हमें जो सम चाहिए ना वो क्या होना चाहिए, एन इवन नंबर एज अ सम, वो इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर में आपके पास सम यहाँ पे देखो कौन कौन से, ये सम है ना, इवन नंबर में आपके पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है, ये आपके पास इवन नंबर्स में सम है, ठीक है। तो आपने कहा आपके पास यहां पर टोटल बेसिकली जो आउटकम्स हैं वो तो कितने हैं, वो तो 36 है, लेकिन जो इवन नंबर में आपके पास आउटकम्स है वो कितने कितने, एक बार ऐड कर लेते हैं। देखो 1 3 5 5 1, तो देखो क्या है 1 + 3 + 5 + 5 + 1, क्या सारे हो गए क्या, एक बार क्रॉस चेक कर लो कोई रह ना जाए। 1 3 5 5 3 1, एक और रह गया ना +3। देखो ये आपके क्या है, बेसिकली ये आपके वो पॉसिबल आउटकम्स है आउट ऑफ 36। हमने ये जो टेबल बनाई थी इसमें ये देखो, अब जैसे मैंने 8 पे 5 लिखा है, तो 8 कहां पर है, हमारे पास 5 आउटकम्स है, 1 2 3 4 5, आपको यही आउटकम्स यहां पे लिखने थे। अभी अगर हम यहां पे लिखते तो बहुत टाइम वेस्ट होता। अब जब आपके पास ऐसा एग्जाम में आएगा तो यू हैव नो अदर चॉइस, अगर आपको एक टेबल याद है तो आप लिख सकते हो, एल्स आपको सैंपल स्पेस लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा यार ये आपके क्या है, ये आपके डिजायर्ड आउटकम्स है, तो यहाँ पे ऐड करो कितना आएगा, तो देखो ये आपके बेसिकली हो गया 10, ठीक है, ये 4 और ये 4, और ये आपके हो गया बेसिकली 18, ये आपके कितना हो गया 18। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, हमें क्या निकालना है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, डिजायर्ड आउटकम्स हमारे 18 है, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं 36। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया आपका 1/2, यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया आपका 1/2, ठीक है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, ये आपके किसके लिए, 2 के, ये आपके 4 के, ये आपके 6 के, ठीक है, उसके बाद ये 8 के, ये 12 के और ये 10 के। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सम है, और आपको सम कैसे चाहिए था, सम आपको इवन नंबर में चाहिए था। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे उस टेबल से हमारा थोड़ा टाइम सेव हो गया। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट आपको क्या बोल रहा है भाई, चलो देखो पढ़ो। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है द सम एज अ प्राइम नंबर, जो मुझे सम चाहिए ना, सम मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरे प्राइम नंबर के इक्वल चाहिए। अब प्राइम नंबर्स आपको पता होने चाहिए, प्राइम नंबर्स आपके अप टू 12, मैक्सिमम सम के इससे ज्यादा तो हो नहीं सकते। तो आपके पास प्राइम नंबर क्या है, 2 3 5 7, मतलब आपको ये सारे चाहिए। क्या और भी कोई प्राइम नंबर है, हाँ मैम 11 भी तो है, आप वो कैसे भूल गए। तो चलो आपको इनके सारे सम चाहिए, ये आपको क्या देंगे, ये आपको बेसिकली आपके डिजायर्ड आउटकम्स देंगे। तो चलो देखते हैं, आपको देखो पता है 2 पे तो आपके पास 1 है, 3 के लिए आपके पास कितना आउटकम्स है, 3 के लिए आपके पास 2 है, 2 और फिर 5 के लिए देखो ये हमारे प्राइम नंबर्स है, 2 3 5 7 और 11, ये आपके क्या है प्राइम नंबर्स। तो आपके पास कितना है 1 2 4, पहले तो ये लिख लेते हैं 1, कहां गया हमारा क्वेश्चन, ये रहा 1 + 2 + 4, और कौन कौन से हमारे पास, देखो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स है, हमें 6 के बाद 2 + 6 के बाद 2,
ये हमें क्या देगा, ये हमें हमारे डिजायर्ड आउटकम्स का सम देगा। अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे आपके पास ध्यान से देखना, हमने क्या लिखे थे, नंबर ऑफ आउटकम्स, वरना आप इस टेबल से भी क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। और टेबल से काउंट करना है गैस कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और गलती से कोई एक नंबर मिस हो गया ना, भूल जाना आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखो, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये अगर आप ये ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। और जैसा कि मैंने कहा मेरे से पहले आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया, ये 10 हो गया, ये आपके पास 10 हो गया, ये कितना हो गया 4 और ये 5, तो आपके पास 15 आपके डिजायर्ड आउटकम्स है। लेकिन हमें क्या बताना है, हमें तो प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है, प्रोबेबिलिटी बोलती है डिजायर्ड आउटकम्स डिवाइडेड बाय द टोटल आउटकम्स। तो देखो 3 से एलिमिनेट कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 5/12। आपका आंसर सेकंड, जो सेकंड पार्ट है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई आपके पास 5/12, ठीक है। सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी हो गई 5/12। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट आपको बोल रहा है अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 10 तो चाहिए, ज्यादा जितना भी हो बहुत बढ़िया, लेकिन कम से कम 10 चाहिए। Sum at least, sum that is equals to at least 10। That means मुझे चाहिए sum जो क्या हो, कुछ इस तरीके से हो, जो कुछ इस तरीके से हो। लेकिन मुझे पता है मेरा मैक्सिमम सम 12 भी हो सकता है। तो यहां पे अगर मेरा सम 10 है तो सही, 11 है तो सही, 12 है तो सही। तो इन तीनों के फेवरेबल आउटकम्स लिख लो कि यार आपको ये आउटकम्स कितनों पे मिल रहे हैं। तो देखो 10 पे हमारे पास कितने, 3 2 1, तो बस इसे ऐड कर दो, 3 + 2 + 1, आपके पास कितने हो गए, आपके पास डिजायर्ड आउटकम 6 हो गए। लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी आपकी डिजायर्ड आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो आपके पास क्या आ गया 6 बाय, और आपके पास टोटल कितने हैं, टोटल 36 है, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया 1/6। देखा कितना सिंपल है, बस हम इसे क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेट बनाते जाते हैं। यहाँ पे क्या आ गया 1/6। लास्ट पार्ट फोर्थ आपको क्या बोल रहा है, अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन डाई 1 एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन डाई 2। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से देखना, हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि हमारे पास यहाँ पे स्पेस रहे, ठीक है। चलो आपको यहाँ पे फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, आपको डाइस 1 पे क्या चाहिए, डाइस 1 पे आपको चाहिए मल्टीपल ऑफ 2, डाइस 1 पे आपको चाहिए मल्टीपल ऑफ 2, मतलब आपको या फिर तो 2 चाहिए, 4 चाहिए या फिर 6 चाहिए। आपको डाई 1 पे या फिर तो 2 चाहिए या 4 चाहिए या 6 चाहिए। एंड डाइस 2 पे आपको क्या चाहिए, डाइस 2 पे आपको चाहिए मल्टीपल ऑफ 3, डाइस 2 पे आपको क्या चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3, मतलब आपको या फिर तो 3 चाहिए या फिर 6 चाहिए। 9 पे मत चले जाना, क्यों, क्योंकि आपके पास आपकी रेंज 6 तक ही है, 9 पे चले गए हम ऐसे, यहाँ पे 8 पे तो नहीं गए ना, तो यहाँ पे रेंज का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा रेंज का भी ध्यान रखिएगा। अब ये देखो आपको 2 4 6 तो पहले पे चाहिए, 3 और 6 बाद में चाहिए। अब इस वाली स्लाइड पे आते हैं, देखो इस वाली स्लाइड पे अगर आप देखोगे ना, तो ऐसा आपको कहां पे मिल रहा है, तो देखो आपको यहां पे तो मिलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि आपको पहली डाइस पे 2 चाहिए, तो 2 वाली रेंज ये है। लेकिन आपको दूसरी पे 3 का मल्टीपल चाहिए, मतलब पहला आपको ये आउटकम मिला 1, फिर ये 2, इसके अलावा कोई मिला क्या, नहीं, यहाँ पे तो नहीं मिला। फिर ये तो आपके डिजायर्ड देगा नहीं, ये देगा, तो ये 3 और ये 4, ये 5 और ये 6, ये 6 आपके क्या है, ये 6 आपके फेवरेबल आउटकम्स है। तो अगर आप लिखना भी चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं, कौन कौन से हैं आपके पास, तो देखो आपके पास है 2,3, 2,6, इसके अलावा है आपके पास 4,3 एंड 4,6, इसके अलावा है आपके पास 6,3 एंड 6,6। मतलब आपके पास जो आपके डिजायर्ड आउटकम्स हैं या फेवरेबल आउटकम्स है वो 6 है, जबकि आपके जो टोटल सैंपल स्पेस है दैट इज ऑफ 36। तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी आई ऑफ एन इवेंट दैट इज नथिंग बट 6/36।
36। तो आंसर फिर से यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया 1/6। यहाँ पे भी हमारा आंसर कितना आ गया, यहाँ पे भी हमारा आंसर आ गया 1/6, मतलब लास्ट पार्ट का जो आपका आंसर है दैट इज अगेन इक्वल टू 1/6। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में तो हम लोग इसी 2 क्वेश्चन को रखते हैं, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो से कर लेंगे, लेकिन जो आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। आपने देखा होगा क्वेश्चन सॉल्व करना कोई टेढ़ी खीर नहीं है, बहुत ईजी है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी। अगर एक बार हमें ये समझ में आ गया कि यार हमारे आउटकम्स हमें देखने कैसे हैं, तो हम बहुत इजीली आंसर्स कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको टोटल आउटकम्स कैसे निकालना है हमने वो भी सीख लिए, ठीक है। एक हमारा प्लेइंग कार्ड्स का रह गया है, तो एक काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे प्लेइंग कार्ड्स को सबसे पहले समझेंगे एंड आफ्टर दैट ओनली वी कैन प्रोसीड विद द रेस्ट पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चंस, बट वो हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बट आई सजेस्ट वन थिंग, बिफोर स्टार्ट वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो, आप एक बार यहाँ पे जितने भी हमने स्टार्टिंग में थ्योरी पढ़ी है या फिर जो कॉन्सेप्ट समझा है आप उसे एक बार जरूर सुन लीजिएगा। अगर आप नहीं भी देखें, अगर आपके पास आप नोट्स बना रहे हैं वो तो अच्छी बात है, बेसिकली बनाने चाहिए। अगर नहीं भी बना रहे हैं तो अभी भी सजेशन है बना लीजिए, ठीक है, वो आपके काम आएंगे। अगर आपने नहीं भी बनाए हैं तो इस वीडियो को एक बार आप दोबारा से स्टार्टिंग का पोर्शन एक बार जरूर देख लीजिएगा जिसमें हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्विकली रिकॉल हो जाएंगे और फिर आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे बेसिकली, वो आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपको खुद को ही इंटरनली कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।